सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करती थी और फिर बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार जाता और बेचता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियों को तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी सब्जियों को तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। देख, मौसम का कुछ पता नहीं कब घटा आ जाए। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने जाती हैं, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियाँ तोड़ ली हैं, उसे लेकर घर चलते हैं। चल बहू, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने के इंतजार करने लगती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते बहू। देखना, अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। अब तू जाकर भोजन बना ले, बंटी बेटा आता ही होगा। सुबह से शाम फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकती ही नहीं। इसलिए बंटी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियाँ तोड़ने गई थी, सारी सब्जियों को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश हमारी सब्जियाँ तो खराब नहीं होंगी। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे तो वो बारिश होने लगी। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? और ये बारिश भी थम नहीं रही है, कभी सब्जी की फसल खराब ना हो जाए। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है? माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। बारिश का पानी खेत में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती है। इस बार बंटी की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर बंटी का पड़ोसी कालू कौआ मनी मन बहुत खुश हो रहा था। वो बंटी कबूतर की दुकान के बगल में ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बंटी, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गयीं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज अपने पानी भरे खेत में डाल दें? तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले से भरा है। और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की डिमांड ज्यादा है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हुई तो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टुनटुनी, तरबूज की फसल उगाने के लिए तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए, और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत करिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज है। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज है। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज को बिखेर देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उन पर लाल लाल तरबूज लग जाते हैं। टुनटुनी सारी पकी हुई तरबूज को तोड़ लेती है और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए बंटी जी, पकी हुई लाल और मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान पर बेच दीजिए। देखना, आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान पर बेचने आता है। बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और 2 घंटों के अंदर ही सारे खत्म हो जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है। ये देखो माँ, आज तरबूज बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बंटी वो पैसा टुनटुनी को दे देता है। इस तरह बंटी कबूतर अब अपने खेत में टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगा। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर की जंगल की कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुई कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया
को कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद तुम कहीं भी मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गई। ऐसा करो, तुम हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ जाना। आज हम फिल्म देखने चलेंगी। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वो घर लौट रहा था। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे यहाँ तो कितने सुंदर फूल मिल रहे हैं। मैं टुनटुनी चिड़िया के लिए एक फूल खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बहन, मुझे एक सुंदर सा फूल देना। ये लीजिए साहब, ये सबसे सुंदर फूल है। आपकी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। फूल लेकर जैसे ही बंटी कबूतर मुड़ता है, एक हवाई मोटर से कुचल देती है। मौके पर ही बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर जैसे ही बंटी कबूतर के घर पहुंचती है, वैसे ही बंटी कबूतर के घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। अब मैं जीकर क्या करूँगी? तो मुझे भी उठा ले भगवान, मुझे भी उठा ले। तभी उसके साथ टूनी चिड़िया वहाँ आती है। मनहूस, डायन, कुलक्षणी, तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर आज तू उससे फिल्म देखने की जाने की जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और अब तू भगवान के सामने बैठकर झूठे आंसू बहा रही है। चल तू निकल मेरे घर से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी बंटी कबूतर का बुरा नहीं चाहा। मैं तो ये सब कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे आप घर से मत निकालिए। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को समझाने लगी। अरे टूनी चिड़िया, अपनी बहू के साथ तू ये क्या कर रही है? इसे तू घर से बाहर क्यों निकाल रही है? बेचारी कहाँ जाएगी? ये कहीं भी जाए, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। टूनी चिड़िया किसी कीमत पर टुनटुनी चिड़िया को घर में रखने को तैयार नहीं थी। हार मानकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर थक हार कर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया उनके पास जाती है। क्यों बहन, तुम्हें कोई चूड़ी चाहिए क्या? बोलो, कौन सी चूड़ी दे दूं आपको? नहीं बहन, मुझे कोई चूड़ी नहीं चाहिए। मैं एक अनाथ विधवा बेसहारा चिड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह चूड़ियाँ बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा सकती हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलवा दूंगी। फिर तुम उसे आराम से बेच सकती हो। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करने लगती है। वो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम करने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वो चूड़ी बेच रही थी, तब वो देखती है कि टूनी चिड़िया भीख मांग रही है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मेरे होते हुए आप भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद मुझे अकेला पाकर कड़कनाथ सेठ ने घर पर कब्जा कर लिया। उठिए माँ जी, आज से आप मेरे साथ मेरे घोंसले में रहेंगी। मैं चूड़ियाँ बेचकर इतना पैसा कमा लेती हूँ कि आपका बोझ मैं उठा सकती हूँ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब किस मुँह से तेरे घर चलूँ? माँ जी, अब पिछली सारी बातों को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार कहने पर टूनी चिड़िया मान जाती है। फिर टुनटुनी उसे लेकर अपने घोंसले में आती है और फिर खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहने लगती है। एक घने जंगल में चंपा कौवी अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी तीनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन चंपा कौवी सुबह सुबह पूजा की थाली लेकर अपनी बड़ी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तू उठकर सुबह का नाश्ता बना ले। मैं और नाश्ता बनाऊं? मेरी जूती बिना बनाए नाश्ता? मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। मंदिर से वापस आकर आप खुद ही नाश्ता बना लीजिएगा।
अपनी बड़ी बहू की ये बातें सुनकर चंपा कौवी कुछ नहीं कहती और मंदिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चंपा कौवी वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं अभी तक सो रही हैं। टूनी बहू, लूसी बहू, कब तक सोती रहोगी? ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह टूनी टूनी चिल्लाने लगती है, जैसे मैं इसकी कोई नौकरानी हूँ। जरूर कोई काम होगा तभी बुला रही है। टूनी चिड़िया अपनी छोटी देवरानी लूसी के घोंसले में चली जाती है और उससे कहती है, अरे लूसी, माँ जी कब से आवाज दे रही है, तू सुनती क्यों नहीं? जा देख क्या काम है, बुला रही है। मैं क्या उनसे डरती हूँ? हर समय मुझसे ही काम करवाएंगी। जाओ तुम चली जाओ टूनी बहन। ना बाबा ना, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा। टूनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। चंपा कौवी कई बार अपनी बहू को आवाज देती है लेकिन कोई भी बहू उसके पास नहीं आती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह चंपा कौवी हॉल में बैठी थी, तभी सुंदर कौवा अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। माँ, चाय बन रही है क्या? जल्दी से मुझे 2 कप दे दो। कब से टुनटुनी चाय मांग रही है। अरे वारे मेरे जोरू के गुलाम, पत्नी के लिए चाय मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जाकर अपनी पत्नी को 2 चांटे लगा, वो खुद आकर चाय बनाएगी। अपनी माँ की डांट सुनकर सुंदर कौवा किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। उसी समय चंपा कौवी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है। क्यों रे चंपा, आज मंदिर नहीं चलेगी क्या? रोज रोज मंदिर जाकर मुझे क्या मिला हरी तोती? मेरी सारी बहुएं कामचोर है। इसमें तेरी बहुओं का कोई कसूर नहीं चंपा, ये सारे जमाने का ही खेल है। आजकल हर घर में यही रोना है। अच्छा चंपा, चलती हूँ, मुझे मंदिर जाने की देर हो रही है। अगले दिन टुनटुनी बहुत सारी शॉपिंग करके अपने घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर चंपा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में टुनटुनी के कमरे में जाती है। अरे टुनटुनी, आज तुमने फिर इतनी सारी शॉपिंग कर ली। अभी कल ही तो सुंदर बेटा ने तुझे शॉपिंग कराई थी। कई बार मैंने मना किया तुझे कि इतने पैसे बर्बाद मत किया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। माँ जी, मुझे आपकी ये टोकट आके बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा जब मन करेगा तब मैं शॉपिंग करूँगी और आप आगे से मेरे कमरे में बिना नॉक किए मत आइएगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। अपमानित होकर चंपा कौवी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। रात होते ही चंपा कौवी अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाती है। ये देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। धीरे धीरे उनके पति का कारोबार चौपट हो जाता है। तब एक दिन तीनों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं। अब यहाँ तुम लोग क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छोड़कर चली आई। यहाँ तो मुझे चैन से जीने दो। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम सब आपको लेने आए हैं। आपके जाने के बाद से लक्ष्मी माता हमसे रूठ गई। हम लोग कंगाल हो गए। नहीं, मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ जी, आपको लिए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आपको चलना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं के बहुत मनाने पर चंपा कौवी मान जाती है और उनके साथ वापस घर लौट आती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में एक नदी पर कड़कनाथ का एक बहुत बड़ा नाव के ऊपर स्कूल था। उस स्कूल में बंटी कबूतर और हरी तोता शिक्षक थे। वहाँ पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह टुनटुनी चिड़िया की फीस जमा करती थी। टूनी सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से टूनी चिड़िया टुनटुनी की फीस 2 महीने से जमा नहीं कर पा रही थी। एक दिन कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी चिड़िया, तूने पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। अगर तूने कल तक फीस जमा नहीं किया तो तेरा नाम कट जाएगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाकर स्कूल की
फीस जमा करने को बोला है, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। टुनटुनी चिड़िया तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे सर से मिलूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल के टीचर बंटी कबूतर से मिलती है। सर मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं टुनटुनी चिड़िया की फीस नहीं जमा कर सकती। इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको प्रिंसिपल सर से मिलना होगा। टूनी चिड़िया प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है। सर मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ, मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। टुनटुनी चिड़िया की फीस भरने में असमर्थ हूँ, कृपया करके आप मेरी बच्ची की फीस माफ कर दें। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर इसी तरह सबकी फीस माफ करता रहा तो मेरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। कल से टुनटुनी चिड़िया को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर मेरी बेटी बहुत ही होनहार है, एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी, कृपया करके आप उसका नाम मत काटिए। कड़कनाथ पर टूनी चिड़िया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया का स्कूल जाना बंद हो जाता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी के साथ खेलने जाती है, तब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे लूसी, ये देख भिखारन आ गई। टुनटुनी चिड़िया अब तू हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती, जा अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ जाकर खेल। उनकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। माँ देखो ना, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रही है। सब समय समय की बात है बेटा, आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी छतरी लेकर स्कूल जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया उन्हें दासमन से जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे जाने के बाद तू बारिश से मत भीगना। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब वो भोजन लेकर लौट रही थी, उस समय तेज बारिश हो रही थी। उसी समय टूनी चिड़िया को स्कूल से कड़कनाथ सेठ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ ऑफिस में फंस गया हूँ। दरअसल बारिश के कारण कड़कनाथ के ऑफिस का दरवाजा जाम हो गया था और उसकी कैबिन में पानी भर गया था। तब टूनी चिड़िया फौरन वहाँ आती है और ऑफिस की खिड़की के शीशे को तोड़कर कड़कनाथ को बाहर निकालती है। कड़कनाथ से टूनी चिड़िया को धन्यवाद करता है और फिर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने का वादा करता है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया कल से तू भी स्कूल जाएगी। तो क्या माँ, आपने मेरी फीस जमा कर दी? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर ने तेरी फीस माफ कर दी है, अब वो तुझे फ्री में पढ़ाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और बड़ी होकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन जाती है। इस तरह नाव के ऊपर बने स्कूल का नाम रोशन करती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और देर शाम अपने घोंसले में लौटते थे। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी। अपनी बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बंटी, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हम उसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते हुए कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टुनटुनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, 2 टाइम का खाना जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय सुंदरी कौवी वहाँ से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहाँ रुक जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कौवी कहती है,
देख टुनटुनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब मत कर। मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम भिखारियों को यहाँ देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई दूसरा धंधा करो। कौन सा धंधा करूं सुंदरी बहन? हम जैसे गरीब को कोई काम भी नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से तुम जा रही हो वो काम पूरा होगा। टुनटुनी चल, तू भी क्या याद करेगी। ये ले, ये मेरे पास एक लॉटरी की टिकट पड़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी की टिकट में कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कौवे ने मुझे जबरदस्ती ये दे दिया। शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी कौवी लॉटरी का टिकट टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। लॉटरी का टिकट लेकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। सुंदरी कौवी के जाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुना था सुंदरी कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया। तुम इस लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। दोनों अपने घोंसले में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया संभाल कर टिकट को एक कोने में रख देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों को टिकट के बारे में याद भी नहीं रहता। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने के लिए जा रहे थे, तब पिंकी चिड़िया कहती है, पापा मैं ये कागज ले लूं, इसे मैं हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। तब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि पिंकी लॉटरी के टिकट लेकर उसके पास खड़ी है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी से लॉटरी के टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी के टिकट के बारे में भूल ही गई थी। बंटी, अभी तुम इस लॉटरी के टिकट को ले जाकर देखो, इस टिकट का क्या परिणाम आया है। बंटी वो टिकट लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी के नंबर को मिलाकर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है। कालू लॉटरी के नंबर को मिलाता है और बंटी कबूतर को बताता है। अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लगी है। तुम्हारे तो दिन फिर गए बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुशी खुशी 10 लाख रुपए लेकर अपने घोंसले में आता है। बंटी कबूतर के हाथ में रुपयों से भरा बैग देखकर टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। उसकी इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इन पैसों से बड़ा सा बिजनेस कर लो। अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। साथ ही जंगल के पक्षियों की मदद भी करने लगते हैं। जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन। आओ साहब, जामुन ले लो, ऐसे जामुन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ले लो साहब काली काली जामुन। टूनी चिड़िया को बाजार में जामुन बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी जामुन नहीं बिक पाता। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। आज मैंने एक भी कमाई नहीं की, भला अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगी। बेचारी टूनी चिड़िया वापस अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद उसका पति बंटी बोलता है, क्या हुआ टुनटुनी, आज किसी ने भी जामुन नहीं खरीदे? अजी क्या बताऊं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया नहीं कमा पाई। आज का दिन तो बहुत ही बुरा था। क्या आज फिर से हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? लेकिन हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा? हम उन्हें कब तक भूखा पेट सुलाएंगे? मेरे एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए। जब से मैं किसी काम का नहीं रहा, मन करता है मर जाऊं। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने आप को कोसना बंद करो, हमें बस इंतजार करना चाहिए। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से जामुनों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। काले काले जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन। तभी कुछ पक्षी उससे जामुन खरीद लेते हैं। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के सारे जामुन बिक जाते हैं। वो घर का राशन लेकर रात में जंगल से घर जा रही होती है। तभी उसे वहाँ 3 गुंडे मिल जाते हैं, जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रही है? रुक जा, क्या बात है, लगता है बाजार से कमाई करके सीधा घर जा रही है। और ये राशन का सामान, अरे हरी उठा ले सारा राशन का सामान, हमारे काम आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे, मेरा पति भूखा बैठा है, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो।
वो तीनों टूनी चिड़िया से सारे पैसे और सामान छीन लेते हैं और टूनी चिड़िया को चाकू मारकर फरार हो जाते हैं। उसी वक्त टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा बाहर आती है। इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला इन लोगों से जरूर लूंगी और इन तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से वहाँ जामुन की टोकरी भर देती है और उसे जंगल में बेचने जाती है। तभी वो तीनों गुंडे ढाबे पर बैठे थे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदल लेती है। वो रही मेरी शिकार, अब मैं इन्हें मारकर अपना बदला लूंगी। जामुन ले लो जामुन, काले काले खट्टे मीठे जामुन। अरे हरी, टन्नू, देख कितनी खूबसूरत चिड़िया है, चल उससे जाके बात करते हैं। वो तीनों जामुन बेचने वाली चिड़िया के पास जाते हैं। अरे खूबसूरत चिड़िया, कहाँ जा रही हो? और ये जामुन हमें भी खिला दो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बिना कुछ कहे वहाँ से एक सुनसान जंगल आ जाती है। तभी वो तीनों पक्षी उसका पीछा करके वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। भूत, भागो यहाँ से। रुको, इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे ये वही चिड़िया है जिसे हमने जंगल में मारा था। अब ये अपना बदला लेने के लिए हमें मार देगी। मैं वही चिड़िया हूँ जिसे तुमने जंगल में मार दिया था। तुम तीनों इतनी निर्दयी होगी, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा पति अपाहिज है, लेकिन मैं ही उनका सहारा थी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बातें सुनने के बाद तीनों उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर देंगे। तुमने हमारी आंखें खोल दी बहन, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हमसे जो गलती हुई है हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ हम माफी मांगने के लायक भी नहीं है, लेकिन हमें एक मौका दे दो, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब तुम कैसे सुधारोगी अपनी गलती? अब तो मैं मर चुकी हूँ। मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे साथ साथ तुम तीनों को भी मरना होगा। बहन ऐसे मत कहो, हमने जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। आज हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। हाँ बहन, आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी हुई। तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर तुम तीनों मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और जिस दिन मेरा परिवार बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन तीनों को अपना घर दिखा देती है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों की गरजने की आवाज आ रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया अपने सर पर एक सब्जी की टोकरी लेकर जंगल में आती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। तभी वहाँ से कबूतर गुजर रहा होता है। देखो देखो, वो रहा मेरा शिकार। एक काम करती हूँ, फटाफट अपना भेष बदल लेती हूँ, नहीं तो मुझे देखकर मेरा शिकार मुझसे दूर भाग जाएगा। ये कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है और कहती है, भाई साहब ताजी ताजी सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ ले लो। 2 दिन से मैं भूखी हूँ, मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। अगर आप मुझसे सब्जी खरीद लोगे तो मैं एक वक्त का खाना खा पाऊंगी। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, मुझे 1 किलो आलू दे दो और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी दे देना। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सब्जी की टोकरी नीचे रखती है। तभी उसकी सब्जियाँ पक्षियों के सर में बदल जाती हैं। जा जा चुड़ैल, चुड़ैल है भगवान, ये सब क्या है? वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे हवा में उड़ा देती है। कहाँ जा रहा था तू? मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम सबने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी।
ये कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा उसकी गर्दन काट देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब जंगल के पक्षी बंटी कबूतर की लाश देखते हैं तो डर जाते हैं। अरे देखो तो जरा, कितनी बुरी तरह से इस आदमी की हत्या की गई है। छी छी छी, हम पक्षियों को जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पता नहीं कौन दरिंदा जंगल में घूम रहा है जिसने बंटी कबूतर को इतनी बेरहमी से मारा है। पुलिस जंगल में आकर बंटी कबूतर की मौत का सच जानने की कोशिश करने लगती है। तभी एक बार फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सब्जी बेचने आती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी भरी सब्जी ले लो, ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी, ताजी ताजी सब्जी। भूतिया चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाली, जरा यहाँ आना, मुझे थोड़ी हरी सब्जी खरीदनी है। उस चिड़िया की आवाज सुनकर भूतिया चिड़िया उसके पास जाने लगती है। बोलो दीदी, कौन सी सब्जी खरीदनी है आपको? जरा सीताफल और घिया दे दो। जैसे ही भूतिया चिड़िया अपने सर से टोकरी नीचे उतार कर रखती है, उसकी टोकरी के अंदर पक्षियों की गर्दन थी। भागो यहाँ से। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है। अब ऐसे ही रोज पक्षियों की लाशें जंगल में इकट्ठा हो रही थी, जिसे देखकर जंगल के पक्षी परेशान हो जाते हैं। पक्षियों, हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। मैं एक साधु को जानता हूँ, वो ही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। अब रात में साधु जंगल में आता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? तू नहीं जानता मैं कितनी खतरनाक हूँ। चला जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। तू ये सब क्यों कर रही है? इन जंगल वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों इन्हें मारना चाहती है? एक बार की बात है, मैं जंगल में रहती थी। एक दुर्घटना के दौरान मेरे पति की मौत हो गई, जिसके बाद मैं विधवा हो गई। अपना पेट पालने के लिए मैं सब्जी बेचा करती थी, लेकिन मैं विधवा थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी मुझे ताने दिया करते थे। कोई मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता था, सब भागते थे और मुझे अपशगुन कहा करते थे। कोई भी मुझसे सब्जी नहीं खरीदता था, मेरी सब्जियां घर पर ही सड़ जाती थी। एक दिन भूखी प्यासी मैं सब्जी बेचने जा रही थी, तभी अचानक सामने बहुत तेज हवाई मोटर आ गया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं तड़पती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और मैंने जंगल वालों से बदला लेने का फैसला किया। मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इन जंगल वालों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्हें छोड़ दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो साधु बाबा की बात नहीं सुनती। तभी साधु बाबा अपने मंत्रों से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को एक पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले जाते। एक बार एक मटर की फली में 5 छोटे मटर रहते थे। वे सभी अलग अलग थे, लेकिन फिर भी साथ रहते थे, क्योंकि मटर की फली अभी भी बंद थी। वे सूर्य की किरणों को सहन करने के लिए अभी बहुत छोटे थे। वे सारा दिन सोते रहते थे, लेकिन रात में वे एक दूसरे से बात करते थे और अपने आसपास संगीत सुना करते थे, खासकर चंद्रमा का संगीत। सुंदर चंद्रमा तारों से लिपटा हुआ मटरों के लिए सुंदर गीत गाता था। पूर्णिमा के समय वह मृदंग बजाता था। चंद्रमा द्वारा बजाए जाने वाले तेज मृदंग को सुनकर मटर जाग जाते थे, लेकिन चंद्रमा का संगीत पर हर मटर की अपनी प्रतिक्रिया थी। मुझे मृदंग की आवाज बहुत पसंद है, बूम बूम बूम। मुझे तो गिटार बहुत पसंद है, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, यह कितना सुखदायक है। मुझे तो वीणा बजाने का तरीका बहुत पसंद है, यह बहुत खूबसूरत है। आहा, इतना मधुर। ओह, यहाँ शांति क्यों नहीं है? संगीत को भूल जाओ। मुझे जितना हो सके उतना सोना पसंद है। चौथा मटर बहुत आलसी था। पांचवा और सबसे छोटा मटर अन्य 4 से बहुत अलग था। मुझे हर तरह का संगीत पसंद है, चाहे वो गिटार हो, मृदंग या फिर वीणा।
उनमें से हर एक खास है और जब मैं उनकी धुन सुनता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मटर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और अब उन्हें लगा कि उनकी फली सड़ रही है। वे सभी शिकायत कर रहे थे और एक दूसरे को हटा रहे थे। अचानक मटर की फली खुली और एक कठोर रोशनी आई, जिससे मटर बहुत नाराज हो गए। कुछ मिनटों के बाद जब वे सभी सूरज की रोशनी के साथ सहज हो गए तो उन्होंने एक चर्चा शुरू कर दी। मुझे लगता है कि हमें बाहर जाने और दुनिया को देखने का मौका मिला है। क्या आप सच में इसे एक अच्छा विचार मानते हैं? मुझे लगता है कि दुनिया हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। हम संभावनाओं पर चर्चा करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं बाहर जाकर अलग अलग रंग देखना चाहता हूँ। मैं इस फली के बाहर जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। आप जो करना चाहते हैं वो करो, मैं तो बस सोना चाहता हूँ। चलो कोशिश करते हैं। हम लंबे समय से यहाँ हैं, हम बाहर की दुनिया को नहीं जानते हैं। उन्होंने अंत में इसे एक साहसिक कार्य के रूप में लिया और एक एक करके वे फली से नीचे खिसक गए। वे सभी मटर के ढेर पर उतरे। वाह, वो तो कितना सुंदर है। अरे देखो, हम जमीन से इतनी ऊंची एक शाखा पर बैठे हैं। जैसा कि वे नई दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, वे देख रहे थे कि एक लड़का उन्हें देख रहा है। ये मटर मेरे गुलेल के लिए एकदम सही लगते हैं। मुझे उन्हें भी उठाना चाहिए। लड़के ने एक एक कर सभी को उठाया। पहला मटर आकाश में बहुत दूर उड़ा। दूसरे मटर तो उसे देख भी नहीं पाए। ओह, मैं मरने जा रहा हूँ। फिर लड़के ने अपनी गुलेल के साथ दूसरा, तीसरा और चौथे मटर को एक एक करके दूर फेंका। मटर चीख रहे थे जैसे वे जाने कहाँ उड़ रहे हो। फिर सबसे छोटा मटर उड़ा। वाह, मैं तितली की तरह बादलों में उड़ रहा हूँ। मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं महान जीवन जी सकूं। सबसे छोटा मटर एक खिड़की पर उतरा। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसने देखा कि एक छोटी लड़की बिस्तर पर सो रही है। वे अस्वस्थ थी और लगातार खांसी कर रही थी। उसकी माँ उसे खाने के लिए कह रही थी, मेरी बेटी, कुछ खाने की कोशिश करो, ये तुम्हें बीमारी से लड़ने की ताकत देगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। अगर तुम नहीं खाओगी तो कैसे मजबूत और स्वस्थ बनोगी? मटर ने देखा कि माँ छोटी लड़की को खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की खाने के लिए बहुत बीमार थी। लड़की के लिए माँ बहुत चिंतित लग रही थी। रात में जब लड़की सो गई तो मटर ने लड़की की माँ और उसके लिए प्रार्थना की और वह उनके लिए बहुत दुखी भी हुआ। वह मदद करना चाहता था। देर रात मटर ने खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश किया। चंद्रमा की रोशनी के साथ मटर ने लड़की के लिए मृदंग के साथ एक गीत गाया। अरे वहाँ कौन है? मुझे अभी कुछ आवाज सुनाई दे रही है। ये मैं हूँ, मैं यहाँ खिड़की में हूँ। अरे क्या तुम बोल रहे हो? मैंने पहले कभी मटर बोलते हुए नहीं देखा। मैं गा भी सकता हूँ। मैं आपके लिए चंद्रमा के मृदंग के साथ एक गीत गा रहा था। क्या? चांद का मृदंग? मैंने तो इसे सुना नहीं। आपको एक विशेष मटर होना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई विशेष है और हर चीज में कुछ संगीत है। हमें सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपके कहने का ये मतलब है कि मैं चांद का मृदंग सुन सकती हूँ? इस दुनिया में सब कुछ संभव है यदि आप विश्वास करते हो। ओह हाँ, मुझे लगता है कि अब चंद्रमा के मृदंग को सुन सकती हूँ मैं।
लेकिन एक चीज है जो मेरे लिए संभव नहीं है। वो क्या है? मैं इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाऊंगी। ओह, ऐसा मत कहो कि क्या होगा। अगर मैं एक मटर के अलावा कुछ और बन सकूं तो तब आप फिर से बेहतर बन सकते हैं। लेकिन आप केवल एक मटर हैं। आप और क्या बन सकते हैं? खुद पर विश्वास रखें और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और बन जाऊं तो क्या आप मानेंगे कि आप ठीक हो सकते हो? हाँ, ठीक है। सुबह जब लड़की जाग गई तो उसे मटर के साथ बातचीत याद आई। वह खिड़की के पास मटर को तलाश रही थी, लेकिन वो तो वहाँ नहीं था। ये कितना सुंदर है। जैसा कि मटर ने कहा, क्या मैं ये नहीं मान सकती कि मैं ठीक हो सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो जाऊंगी। इसी बीच सबसे छोटा मटर उसे प्रेरित करना चाहता था। वह खिड़की के बाहर रहा और कुछ दिनों तक धूल में लिपटा रहा। बाद में जब सर्दी आ गई तो धूल ने उसे बर्फ से बचने में मदद की। हर दिन वह खुद को अपने लक्ष्य की ओर धकेल रहा था। अगर मैं कुछ और दिनों तक अपनी इन परिस्थितियों से गुजरता रहा तो मुझे लगता है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ और छोटी लड़की से भी अपना वादा निभा सकता हूँ। सबसे मजबूत मटर सर्दियों के दौरान अपनी इच्छा शक्ति से बच गया। मौसम बदल गया और छोटा मटर तो अब खिल गया। वह कुछ शाखाओं और सुंदर फूलों के एक जोड़े के साथ एक पौधे में बदल गया। एक दिन लड़की की माँ ने खिड़की के बाहर उस सुंदर मटर के पौधे को देखा। देखो मेरी बेटी, ये हमारी खिड़की पर एक मटर है। अरे वाह, इसने अपना वादा निभा लिया माँ। क्या? कैसा वादा? माँ, ये मटर जो अब खिल चुका है और एक दूसरे रूप में तब्दील हो गया है। अब मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। अगर कोई मटर अपना जीवन बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं बदल सकती? हाँ हाँ मेरे बच्चे, बेशक आप जल्दी बेहतर होंगी। लड़की मटर के पौधे को देखकर मुस्कुराई। उसकी माँ ने उस पौधे को धन्यवाद दिया और हर दिन उसकी अच्छी देखभाल की। कुछ दिनों बाद छोटी लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई, क्योंकि वह खुद और मटर में विश्वास करती थी। पाइड पाइपर की कहानी। कई साल पहले जर्मनी में था एक छोटा सा नगर, हैमलिन नामक। हैमलिन के लोग आपस में खुशी से और शांति से रहा करते थे। वहाँ की फसल भी अच्छी खासी थी और लोग तरक्की में थे। सुबह से शाम तक लोग गाने और मनोरंजन में मग्न रहते थे। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर में एक बहुत बड़ी मुसीबत छा गई, चूहों की। सारा शहर हजारों चूहों से भर गया। घरों में, विश्रामालयों में, स्कूलों में, हर एक गली में जहाँ देखो सिर्फ चूहे। लोगों को जल्द इस समस्या का हल निकालना था। शहर के नागरिक इन चूहों की वजह से बीमार पड़ने लगे। खाना पानी सब भ्रष्ट होने लगा। शहर के मेयर साहब ने कई बैठकों का प्रबंध भी किया इस समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए। पहले सबने सोचा कि बिल्लियां इन चूहों को भगा निकालेंगी, तो लोगों ने बिल्लियां लाई और हर जगह छोड़ दी। पर इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चूहों की आबादी बहुत ही ज्यादा थी। सब लोग परेशान थे और मदद के लिए बेकरार। एक दिन एक अजनबी हैमलिन में आया। उसके पास थी एक बांसुरी। अजनबी पाइड पाइपर सीधा मेयर साहब के पास गया। अजनबी ने मेयर से बोला, जर्मनी के हर एक कोने में पता है कि हैमलिन के शहर में चूहों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं आप लोगों को इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, तो मेरा इनाम क्या होगा? एक क्षण के लिए तो मेयर हैरान रह गया कि अचानक से कोई अजनबी उनकी दफ्तर में आकर बोल रहा है कि वह शहर के सारे चूहों को भगा देगा।
अगर तुम ये सच में कर दोगे तो तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे इनाम में, बोला मेयर। अजनबी ने रजामंदी में अपना सर हिलाया और बोला, एक दिन के अंदर अंदर हैम्बलिन में एक चूहा भी नहीं बचेगा, और हाँ, आप अपना वादा ना भूले। ऐसा कहकर पाइट पाइपर वहाँ से चला गया। मेयर पाइट पाइपर की ओर अपनी खिड़की से देखता रहा, उसको शहर के बीचों बीच चलते हुए। फिर अचानक से पाइट पाइपर ने अपनी बांसुरी पर एक अनोखा धुन बजाना शुरू किया। अचानक एक अजीब सी शोर शुरू हो गई। हजारों चूहे हर दिशा से आने लगे और पाइट पाइपर की अनोखी धुन का पीछा करने लगे। घरों से, दुकानों से, हर जगह से चूहे बाहर निकलकर इस धुन के पास आने लगे। हुआ ये था कि धुन की वजह से चूहे सम्मोहित हो गए। अजनबी समुंदर की ओर चलने लगा और शहर के सारे चूहे उसके पीछे पीछे। काफी अनोखा दिशा था शहर के सारे लोगों को। हैम्बलिन के सड़कें इन चूहों की लहरों की वजह से काले नजर आने लगे। अजनबी अपनी बांसुरी बजाते बजाते सीधा समुंदर के अंदर घुस गया और साथ साथ सारे चूहे भी। चूहे पानी की लहरों में पकड़े गए और सब के सब डूब गए। इस तरह पाइट पाइपर ने अपने वादे अनुसार हैम्बलिन को सारे चूहों से मुक्त कर दिया। अजनबी शहर वापस आया और मेयर के पास गया अपने 10,000 सोने के सिक्के लेने के लिए। मेयर और शहर के सारे लोग ये नजारा देखकर बहुत खुश हो गए, पर मेयर ने अपनी जुबान बदल डाली। उन्होंने कहा, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, पर एक दिन के काम के लिए 10,000 सिक्के कुछ ज्यादा ही है। मैं तुम्हें केवल 500 सिक्के दूंगा। और बेवकूफ मेयर ने उसको अंत में एक भूटी कौड़ी भी नहीं दी। अजनबी ने मेयर की ओर गुस्से से देखा और कहा, अब मैं एक और धुन बजाऊंगा और आप इसके अंजाम से खुश नहीं रहोगे, देख लेना। सड़क के बीचों बीच जाकर उसने अपनी बांसुरी फिर से बाहर निकाली और बजाना शुरू किया। इस बार अजनबी ने कुछ अजीब सी धुन बजाई। हैम्बलिन के सारे बच्चे जो थे अचानक से अपना काम काज, खेलना कूदना बंद कर दिए। एक एक करके पाइट पाइपर के पीछे जाने लगे। अजनबी शहर से बाहर निकल गया और कहीं दूर पहाड़ों में गायब हो गया, और उसके साथ साथ हैम्बलिन के सारे बच्चे भी। बच्चों के माँ बाप रोने लगे। उस अजनबी ने हमारे बच्चों को कहाँ लिया है? शिकायत की सबों ने मेयर साहब के पास। मेयर असहायक था। उसको पता था कि उसने अजनबी को धोखा दिया है। अजनबी हैम्बलिन वापस तो आ गया, पर बच्चे नहीं। मेयर तुरंत उसके पास गया माफी की भीख मांगने के लिए। उसने बहुत विनती की बच्चों को वापस ले आने के लिए, पर बिना कुछ कहे पाइट पाइपर बस मुड़कर वहाँ से चला गया। शहर के सारे लोग मेयर के दफ्तर के बाहर आ खड़े। सबने उन्हीं की ओर उंगली उठाई। हमारे बच्चे कहाँ हैं? मेयर शर्मिंदा होकर बस चुपचाप खड़ा रहा। अब तुमको ही ढूंढना पड़ेगा। हमारे बच्चों को वापस ले आओ। मेयर शहर से भाग गया पहाड़ों की ओर। उसने सालों साल बिताए गायब हुए बच्चों को ढूंढते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा अपने दिए गए वादों को पूरा करें। रामगढ़ नामक एक गांव में सुजीत नाम का एक किसान अपनी पत्नी उर्मिला और मां के साथ रहता था। अभी 2 महीने पहले ही उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद उर्मिला घर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहने लगी। उसके पास सुजीत से बात करने का भी समय नहीं रह पाता था। रात में बच्चे के रोने की वजह से सुजीत और चिड़चिड़ा हो गया था। इसी कारण वो उर्मिला से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक रात, अरे उर्मिला, ऐसे चुप करा है, नहीं तो मैं कल से आंगन में सो जाऊंगा। तुम सो जाओ, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, आंगन में ठंडी हवा के बीच सो जाएगा। बहू, ला मुन्ना को थोड़ी देर मुझे दे दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुजीत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक सुबह, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, आज खेत पर मत जाओ, रहने दो, खेत में पानी भरा हुआ होगा। घर रहकर क्या करूंगा है? कौन सा तेरे पास मेरे लिए समय?
तू सारा दिन या तो रसोई में लगी रहेगी या मुन्ना को संभाले फिरेगी। कम से कम खेत पर जाकर थोड़ा मन ही बहला लूंगा। सुजीत गुस्से में खेत पर चला जाता है। बारिश तेज हो रही थी। खेत के सामने ही एक नदी बहती थी। सुजीत ने देखा एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान ले रही है। सुजीत को तैरना आता था। वो भी लड़की के पीछे नदी में कूद जाता है और किसी तरह उसे बचाकर किनारे पर आता है। लड़की रोने लगती है। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे माँ बापू इस दुनिया से चले गए। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ऐसा नहीं कहते। भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसे हमें ऐसे खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। काजल देखने में इतनी सुंदर थी कि सुजीत उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बातें करती रही और सुजीत उसको देखता रहा। सुजीत के खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। सुजीत ने काजल को अपनी झोपड़ी रहने के लिए दे दी। अब तो रोजाना ही सुजीत खेत पर आता तो काजल के साथ घंटों बातें करता। काजल उसके लिए गरम गरम खाना बनाती और सुजीत बहुत चाव से खाता। धीरे धीरे सुजीत को काजल से प्यार हो गया और एक दिन उसने अपने मन की बात काजल से कह दी। काजल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मेरी पत्नी और बेटा भी है। तुम्हें इससे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? आपने तो मेरी जान बचाई है। मेरे इस जीवन पर आपका हक है, तो आपकी पत्नी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। काजल की बात सुनकर सुजीत बहुत खुश होता है और वो दोनों गांव के मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये बात जब उर्मिला और सुजीत की माँ को पता चलती है तो उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काजल उर्मिला की सौतन बनकर घर में आ जाती है। अब तो सुजीत हर वक्त काजल के साथ ही समय बिताता था। एक दिन सुजीत को किसी काम से बाहर जाना था। सास अपने कमरे में थी। उर्मिला मुन्ना का दूध गर्म कर रही थी। मुन्ना बाहर आंगन में झूले में सो रहा था। उर्मिला बाहर आई तो उसने देखा कि सांप मुन्ना के बराबर में बैठा है। वो चिल्ला पड़ती है, सांप सांप, कोई मेरे मुन्ना को बचाओ। माँ जी, मुन्ना के झूले पर सांप है। क्या सांप? हे भगवान, कहाँ है सांप? बहू, मुन्ना के झूले पर तो कोई नहीं है। लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। इतनी देर में सुजीत भी घर आ जाता है और काजल अपने कमरे से बाहर आ जाती है। सुजीत, तुम्हारी पत्नी और माँ बहुत परेशान करती हैं। पता नहीं मेरे सोने का समय है और मेरी नींद खराब कर रही हैं। उर्मिला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब काजल सो रही होती है उस समय कोई शोर नहीं करना, पर तुम हो कि मानती नहीं हो। माँ जी, मैंने सांप यही देखा था। मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। जब किसी इंसान की नींद पूरी ना हो तो हर तरफ सांप बिच्छू ही नजर आते हैं। बात आई गई हो जाती है, पर उर्मिला को उसके बाद भी एक दो बार घर में सांप दिखाई दिया। वो इस बात से बहुत डर गई थी। एक रात उर्मिला के सामने एक ऐसी सच्चाई आ जाती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे और उर्मिला मुन्ना को गोदी में लेकर आंगन में टहल रही थी, तभी उसकी नजर सुजीत के कमरे की खिड़की पर जाती है। सो जा लाल मेरे, सो जा मीठी मीठी। अरे, ये इतनी रात में काजल बिस्तर से क्यों उठ गई? ये मुंह में क्या चमकती चीज रख रही है? काजल नागिन बन गई? मैं ये सब क्या देख रही हूँ? एक नागिन मेरी सौतन बनकर आई है। ये सब क्या हो रहा है भगवान? मुझे सबको ये सच्चाई बतानी होगी। मेरा शक सही था, ये काजल ही थी जो मुझे नागिन के रूप में दिखाई दे रही थी। अब सबसे पहले मुझे इस मणि को अपने कब्जे में लेना होगा। उर्मिला घबरा जाती है। उसे सबकी जान का खतरा था, इसलिए वो इस बात को नहीं छुपाती और जब काजल किसी काम में लगी हुई थी वो उसकी मणि उठा लेती है। उर्मिला सास और सुजीत के सामने पूरी सच्चाई कह देती है, जिसे सुनकर काजल गुस्से में आ जाती है। ये औरत झूठ बोल रही है। ये हम दोनों से जलती है सुजीत, इसीलिए ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं कोई नागिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी काजल हूँ। इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ये क्या है? ये मणि तो तुम्हारी है ना, जिसे मुंह में रखकर तुम नागिन बनती हो। उर्मिला के हाथ में अपनी मणि देखकर काजल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। ये मणि, ये तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे वापस करो, ये मणि मेरी है। काजल, इसका मतलब उर्मिला सच कह रही है, तुम एक नागिन हो? हाँ, मैं हूँ एक नागिन, पर आज ये उर्मिला मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मेरी मणि कोई नहीं लेगा। इतना कहते ही काजल उर्मिला के हाथ से मणि छीन लेती है और अपने मुंह में रखकर नागिन बन जाती है। इतनी देर में उर्मिला की सास गांव के सपेरे रघुवंश को बुलाकर ले आती है। रघुवंश अपनी बीन बजाने लगता है, जिसे सुनकर काजल नागिन के रूप में छटपटाने लगती है। सपेरा रघुवंश कुछ मंत्र पढ़कर उस नागिन को पिटारे में बंद कर लेता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस नागिन को पकड़ लिया है। अब इसे दूर जंगल में छोड़ आऊंगा। बाबा, बस एक बार काजल से मैं बात करना चाहता हूँ।
क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए असली रूप में ला सकते हो? ठीक है, कल तुम लोग मेरे पूजा स्थल पर आना। वहाँ मैं इसे एक शीशे के संदूक में रख दूंगा ताकि अपने रूप में आकर तुम सबको कोई नुकसान न पहुँचा सके। अगले दिन सुजीत उर्मिला और अपनी माँ के साथ सपेरे के पूजा स्थल पर पहुँचता है। नागिन बनी काजल शीशे के संदूक में कैद थी। वो अपने रूप में आती है और सारी सच्चाई बताती है। तुमने ऐसा क्यों किया काजल? तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डलवा दी। मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी पत्नी, माँ और अपने बच्चे से दूर हो गया। तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना। मुझे माफ कर दो, मैंने नफरत में ऐसा किया और नफरत ही सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने नाग के साथ तुम्हारे खेत पर बिल बनाकर रहती थी। तभी खेत की सफाई करते हुए एक किसान ने गलती से मेरे नाग को मार दिया। मैं उस किसान को नहीं पहचान पाई। शायद उसने वो खेत तुम्हें बेच दिया था, पर मुझे तो बदला लेना था। मेरे नाग की मौत इसी खेत पर हुई थी, इसलिए मैंने जब तुम्हें इस खेत पर काम करते देखा तो तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। पर जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे देखा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुम्हारी पत्नी और परिवार को मार देना चाहती थी, पर हर बार तुम सब बच गए और उर्मिला के साहस ने ये सब होने से रोक दिया। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी। मैं यहाँ से नागलोक वापस चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। सुजीत, उर्मिला बहुत अच्छी पत्नी है, उसने तुम्हारी जान की रक्षा की है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही वो नागिन अपनी शक्तियों से वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद सुजीत अपने आप को बदल लेता है और अपने परिवार और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रवि बहुत सालों बाद अपने गांव धर्मपुर वापस आया था। उसकी माँ यशोदा इस बात से बहुत खुश थी। रवि बेटा, आज तू कितने सालों बाद गांव वापस आया है। तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह कर दूं तो मुझे भी शांति मिले। माँ, अभी मैं कोई शादी के झंझट में नहीं फंसने वाला। अभी मुझे पिताजी का गांव में स्कूल खोलने का सपना पूरा करना है। इसी सिलसिले में मैं सेठ ज्ञानचंद जी की जमीन देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ रवि बेटा, तेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी जो वो बीमारी के चलते पूरी नहीं कर पाए थे, वो थी गांव में स्कूल बनाना। मुझे खुशी है कि तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करने जा रहा है। रवि अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो सेठ ज्ञानचंद के साथ जमीन देखने के लिए जाता है। रवि बेटा, ये जमीन देख लो, फिर हम सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी, मुझे ये जमीन। अरे, ये किसकी आवाज है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझ बदमाश से शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो बिल्ला को तेरे से शादी करने से रोक सके। क्यों भाई, जब एक लड़की कह रही है कि उसने तुमसे शादी नहीं करनी तो क्यों उससे बेकार जबरदस्ती कर रहे हो? अब तू कौन है जो यहाँ मरने चला आया? बिंदिया से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? मैं तुझे रोक सकता हूँ, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। रवि और बिल्ला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि बिल्ला को बुरी तरह से मारता है। बिल्ला घायल होकर बेहोश हो जाता है। सेठ ज्ञानचंद जी, पुलिस को फोन करके बिल्ला को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। अब रवि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम इस गांव में अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता या कोई रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता। रवि बिंदिया को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। पर रवि बेटा, हम कब तक एक जवान और अकेली लड़की को अपने घर रख सकते हैं? माँ, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं बिंदिया से कल ही शादी करूंगा। अगले दिन रवि बिंदिया से मंदिर में शादी कर लेता है। बिंदिया शादी के बाद रवि और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात, अरे पानी रखना भूल गई। बहुत प्यास लग रही है, रसोई से पानी पीकर आती हूँ। हे भगवान, सांप सांप! रवि बेटा बचो, तुम्हारे कमरे में सांप है। कहाँ माँ, सांप कहाँ है? वो बाथरूम की ओर गया है। क्या हुआ माँ जी, आप घबरा क्यों रही हो? आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। विद्या बहू, तुमने बाथरूम में कोई सांप नहीं देखा? नहीं माँ जी, बाथरूम में तो कुछ नहीं था। रवि की माँ पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जिस सांप को देखा था उसका ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा था। रवि की माँ को ये गलतफहमी एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि घर में सांप है। आज रात मैं जाग कर देखूंगी, मुझे सच जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे सांप क्यों नजर आ रहा है? वो रहा सांप, देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है। अरे ये तो रवि के बिस्तर पर चढ़ रहा है। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सांप ने तो बिंदिया बहू का रूप ले लिया। हे ईश्वर, इसका मतलब बिंदिया बहू एक नागिन है।
माँ जी रुकिए रुकिए माँ जी, घबराइए नहीं, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, तू एक नागिन है, दूर हट, तू मुझे डस लेगी। मैं रवि को सब सच बता दूंगी। रवि बेटा, रवि। माँ जी, आप जानती हो रवि आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मुझे नागिन बनते सिर्फ आपने देखा है, रवि ने नहीं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। माँ जी याद कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आप रवि को लेकर मंदिर गई थी और वहाँ पर रवि को एक नाग ने काट लिया था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने काट लिया है। वो सामने पेड़ के नीचे एक पहुंचे हुए सपेरे बाबा बैठे हैं और वही आपके बेटे की जान बचा सकते हैं। बाबा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को नाग ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरी बीन की धुन सुनकर नाग अपने आप जहर चूसने आ जाएगा। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। नाग वापस आकर रवि के पैर से सारा जहर खींच लेता है और जंगल की ओर गायब हो जाता है। रवि ठीक हो जाता है। माँ जी, मैं उसी नाग की पत्नी हूँ। मेरे नाग की जान आपके बेटे में है, क्योंकि उस दिन मेरे नाग ने अपनी जान आपके बेटे में डाल दी, पर मेरा पति नाग नहीं बच पाया। इसीलिए मैं आपके बेटे का पीछा करती हुई इस गांव तक आई थी, ताकि मैं आपके बेटे को जान से मार सकूं। पर आपके बेटे ने मेरी इज्जत और जान बचाई। वो बहुत भले दिल के हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनी पत्नी बनाया। इसलिए मैं अपनी सारी दुश्मनी भूल गई और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब आप सो जाइए, कहीं रवि जाग न जाए। मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ करना होगा। मुझे उन सपेरे बाबा को दोबारा बुलाना होगा। रवि की माँ उसी सपेरे के पास जाती है और सारी बात बताती है। उस नागिन के पास नागमणि है, मुझे उसी की तलाश है। माताजी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और उस नागिन को पकड़ लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। वो नागिन मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ गई है। अब सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सपेरा रवि के घर पहुंचता है। बीन की आवाज सुनकर बिंदिया घबराहट में आ जाती है। माँ जी, आपने इस सपेरे को क्यों बुला लिया? ये सपेरा मेरी नागमणि चाहता है। इसकी वजह से मेरी जान को खतरा है। ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो अच्छी बात है ना, पकड़ कर ले जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे होने से मेरे बेटे की जान को खतरा है। बाबा, जल्दी से इस नागिन को पकड़ लो। नहीं, मैं नागिन रूप में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रवि मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये कौन है? और ये जबरदस्ती बिंदिया को अपने साथ ले जा रहा है, और तुम देख रही हो। मैं वक्त पर ना आता तो ये बिंदिया के साथ न जाने क्या सलूक करता। तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो वो एक नागिन है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश तो अब तेरा होगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही रवि सपेरे को पकड़ने लगता है, सपेरा बीन बचाने लगता है और बिंदिया धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रवि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिंदिया रोते हुए रवि को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदिया। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी, और अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूप में रहने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अब माताजी, इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था? मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? इसलिए अब मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी शक्तियों से बिंदिया को नागिन से साधारण मनुष्य बना दूंगा। सपेरा कुछ मंत्रों से बिंदिया को साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। बिंदिया अब नागिन नहीं थी, वो हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ गई थी। बिंदिया की सास रवि और बिंदिया को गले से लगा लेती है। उसके बाद रवि अपने स्वर्गवासी पिताजी का अधूरा सपना पूरा करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है।